अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। महाराष्ट्र में 500 रुपये में सिलेंडर, खवातीन के लिए 3000 रुपये और ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का वादा, MBA का इंतखाबी मंशूर जारी। शरद पवार ने महाराष्ट्र के अवाम के लिए क्या किया है, अमित शाह का सवाल। इंतखाबी मंशूर को करार दिया महज एक सुराब। बुलडोजर से डराकर आवाम को आवाज को दबाया नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी तनकीद। दिल्ली और हरियाणा में फिजाई आलूदगी एक संगीन मसला, बिजली की बसों, गाड़ियों और ट्रैक्टर्स के इस्तेमाल पर हुकूमत का जोर। कहा, अगर अब एहतियात नहीं बरती गई तो फिर नई नस्ल का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। कश्मीर के कशवाड़ में एक इनकाउंटर, फौज ने इलाके का मुहासरा कर लिया, 4 शिद्दत पसंदों की मौजूदगी का इंकशाफ। नहीं सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। इस मंशूर में मुख्तलिफ तबकों के लिए वादे किए गए हैं, जिनमें खवातीन, किसान और बेरोजगार नौजवान शामिल हैं। महाविकास अघाड़ी ने खवातीन को हर माह 3000 रुपये देने का ऐलान किया है, जबकि 25 लाख रुपए तक की मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस की भी यकीन दहानी कराई गई है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंशूर के इजरा पर कहा कि ज़राअत, देही तरक्की, शहरी तरक्की और सेहत जैसे शोबों में 5 जमानतें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ज़ात पात पर मबनी मरदमशुमारी की जाएगी और 50% रिजर्वेशन की हद को ख़त्म करके तमिलनाडु की तर्ज पर निज़ाम बनाया जाएगा। सड़क को चौड़ा करने के लिए मकानात गिराने से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी मंजर-ए-आम पर आ गई है। अपने एक फैसले में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बुलडोज़र इंसाफ पर सख्त नुक्ताचीनी की है। इन्होंने कहा कि घरों को गिराने का खौफ दिखाकर अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। खबर के मुताबिक 2019 में यूपी के महाराजगंज में मनोज टबडेवाल नामी शख्स का घर बगैर इत्तला के मुनद्दम कर दिया गया। 6 नवंबर को केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 जजेस की बेंच ने यूपी हुकूमत से दरख्वास्त गुजार को 25 लाख रुपए का अबूरी मुआवजा देने को कहा। अदालत ने यह भी कहा कि सड़क की तोसी से पहले सर्वे कराया जाए, जिसमें यह देखना चाहिए कि इसकी मौजूदा चौड़ाई कितनी है और कितनी तोसी की ज़रूरत है। जिनके घर तोसी के दायरे में आ रहे हैं, इनको नोटिस दिया जाए, उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद क़वायद के मुताबिक कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस सरबराही वाली बेंच ने इस हुक्म की कापी तमाम रियासतों को भेजने भी हिदायत दी है और कहा कि तमाम रियासतों को सड़क की तोसी से पहले मुनासिब तरीक़ेकार पर अमल करना चाहिए। कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन कामयाबी के साथ ख़त्म हुआ। आज ये यात्रा जामे मस्जिद से शुरू हुई और 12 हिंदू रॉ पर इख्तिताम पजीर होने से कबल चांदनी चौक, मेन बाज़ार, सदर बाज़ार, खरोल बाग, राजेंद्र नगर, पटेल नगर और आज़ाद मार्केट से गुजरी। आज इस यात्रा ने तकरीबन 25 किलोमीटर का रास्ता तय किया। इस दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सर देवेंद्र यादव के अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडरान, हज़ारों कांग्रेस कारकुनान, रज़ाकार और मुकामी बाशिंदे यात्रा में शरीक नजर आए। दूसरे दिन की दिल्ली न्याय यात्रा की खास बात यह रही कि देवेंद्र यादव ने गौरी शंकर मंदिर, सीसगंज गुरुद्वारा, जैन मंदिर और सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च का दौरा किया। ये सभी इबादतगाहें चांदनी चौक इलाके में वाक़ हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अम्बेडकर नगर में ज़िमनी चुनाव के दौरान एक रैली से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी पर सख्त हमला किया। इन्होंने समाजवादी पार्टी के इक़्तिदार पर सवाल उठाए और इस पर मुजरिमों को बचाने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के दौर में मुजरिमों को खुली छूट दी गई थी और मुजरिमों के जुल्म के बाद लोग खौफ की जिंदगी जीते थे। पार्टी क्या हो गई है? देख सपाई बिटिया घबराई, देख सपाई बिटिया घबराई। एक निषाद बेटी के साथ अयोध्या में ये समाजवादी नेता मोइन खान किस प्रकार की कृत्य कर रहा था, जेल के अंदर उसको इसीलिए भेजा गया और समाजवादी पार्टी उस दुष्कर्मी को फिर भी अंतिम समय तक बचा करके क्लीन चिट दे रही थी। कन्नौज के अंदर एक दलित बेटी के साथ क्या व्यवहार ये लोग कर रहे थे, आपने लखनऊ में देखा होगा। उस दिन भारी बारिश पड़ी थी और एक बेटी अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी। ऐसे ही एक उच्छृंखल सपाई के द्वारा उस बेटी को
मोटरसाइकिल से गिरा करके किस प्रकार से अपमानित किया जा रहा था। जब हम लोगों ने जेल के अंदर डाला तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने थाना घेराव किया। वो तो पुलिस का डंडा था, ये सपाई उसके कारण भाग गए, नहीं तो ये जो गुंडागर्दी के लिए। और बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। याद करिए, प्रदेश का कोई भी जितना बड़ा अपराधी और माफिया होगा, जितना बड़ा वह दंगाई होगा, वह समाजवादी पार्टी के इस प्रोडक्शन हाउस का ही हिस्सा होगा। याद करिए, यही क्षेत्र है, खान मुबारक भी इन्हीं का शागिर्द था कि नहीं था? मुख्तार अंसारी भी इनका शागिर्द था, अतीक अहमद भी इनका शागिर्द था, जिन्होंने गरीबों को लूटा, कमजोरों की जमीनों पर कब्जा किया, संपत्ति पर कब्जा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई और सरकार ने अपना वास्तविक रूप इनको दिखाया, तो राम नाम सत्य है होने में भी देर नहीं लगी। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों भाइयों। मरकजी दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र में एक रैली के दौरान शरद पवार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और सवाल किया कि शरद पवार यूपी हुकूमत के दौरान मरकजी वजीर थे। इन्होंने सवाल किया कि शरद पवार ने महाराष्ट्र की तरक्की के लिए क्या काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार जब जब बनी, हमारे संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम हमने प्रयास पूर्वक किया। डबल इंजन की सरकार ने करीब करीब 10 साल के अंदर महाराष्ट्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आज मैं इस मंच से शरद पवार जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप यूपीए की सरकार में मंत्री थे, 2004 से 14 महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या किया? 10 साल में यूपीए की सरकार ने, एक प्रकार से अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,384 करोड़ रुपए, और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 24 तक 10,15,890 करोड़ रुपया दिया। शरद पवार जी जिस प्रकार के वादे करते हैं और जिस प्रकार के मुद्दे खड़े करते हैं, इसका सच्चाई से किलोमीटरों तक कोई संबंध नहीं होता। झूठे आरोप कर एक विमर्श खड़ा कर एक नकली जनादेश लेने का आपका जो आदत है, वो इस बार सफल नहीं होने वाला है। इस बार महाराष्ट्र की जनता महायुति के पक्ष में खड़ी है। महाराष्ट्र में जब जब युति की सरकार आती है, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनती है, महाराष्ट्र आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। जब जब अघाड़ी की सरकार आती है, तब तब महाराष्ट्र में केवल और केवल राजनीति होती है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने 10 साल पहले के मुकाबले इस वक्त मुतवस्सित तबके के जरिए कम खरीदारी कर पाने और मुल्क के कम हो रही खपत के सिलसिले में तशवीश का इजहार किया है। इन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस तल्ख हकीकत और हिंदुस्तान की खपत की कहानी और तवील मुद्दती इक़्तिसादी सलाहियत पर इसके असरात के सिलसिले में बयान जारी करते हुए अपनी बात रखी। जयराम रमेश ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ हिंदुस्तान में कम होती खपत की कहानी और ज़्यादा वाज़ेह होती जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते इंडिया इंक की कई CEO ने सुकड़ते मुतवस्सित तबके पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। अब नाबार्ड के NFA-IAS का नया आदादुशुमार इस बात की गवाही दे रहा है, हिंदुस्तान में मांग बहरान मुसलसिल आमदनी रुकी रहने का नतीजा है।
जम्मू कश्मीर के ज़िले किश्तवाड़ के केशुन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान इनकाउंटर शुरू हुआ है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में इतवार को छिड़ने वाला दूसरा इनकाउंटर है। कबल इतवार की सुबह श्रीनगर के जबरून जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान इनकाउंटर शुरू हुआ। किश्तवाड़ पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा, किश्तवाड़ के केशुन में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान इनकाउंटर शुरू हुआ है। इन्होंने कहा कि मुहासिरे में 3 से 4 दहशतगर्दों के फंसे होने का इम्कान है। उनके पोस्ट में मजीद कहा है कि ये वही ग्रुप है जिसने 2 बेगुनाहों को कत्ल किया। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। हरियाणा में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं, जबकि यहाँ बिजली से चलने वाली गाड़ियों और बसों की हौसला अफजाई की जा रही है। मरकज़ी वज़ीर तवानाई मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में बिजली से चलने वाले ट्रैक्टर की इफ्तिदा करके इस बात का पैगाम दिया है कि अब आवाम को इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को अपनाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब हमने अगर ये बदलाव नहीं अपनाया तो फिर मुस्तकबिल में हमारी नस्लों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। मित्रों, आज ये बहुत ही एक ऐसा मैं कहूँगा कि नोबल कॉज के लिए जो ईवी सर्विसेज नाते से कार्यक्रम ब्रीद नाम से शुरू किया गया है, इसका बहुत लाभ खास करके दिल्ली जैसे शहर में इसकी बड़ी आवश्यकता थी। और इसको सबसे पहले चरण में हम जितने सरकारी व्हीकल्स हैं, अफसरों की गाड़ियां हैं, हमारे कर्मचारियों के जो वाहन हैं और भी जो उपयोग आने वाले वाहन हैं, उनको सबको ईवी सर्विसेज पर लाएंगे ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। हम जानते हैं कि शहरों के अंदर प्रदूषण की मात्रा बहुत बढ़ रही है और इसके अंदर जितने भी किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, उसमें ये जो ईवी सर्विसेज का अपने आप में जो उद्यम है, ये बहुत ही सराहनीय है ताकि इससे प्रदूषण कम होगा, एक साफ सुथरी स्वच्छ हवा लोगों को यानी सांस लेने में उनका लाभ मिलेगा। तो इसलिए इस अवसर पर जितने भी उत्पादन करता है इन व्हीकल्स के, उन सबको जो नीति निर्धारण किया है, जिन भी अधिकारियों ने, जिन विभागों ने, उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूं, इनकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं। सर, दिल्ली में पोल्यूशन लेवल वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, देश की राजधानी है, और किस तरह से ये योगदान हो, सरकार का क्या इनिशिएटिव होगा जिससे कम हो सके? देखिए, पोल्यूशन जो है वो सामान्यतया इंडस्ट्री से पैदा होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क से पैदा होता है, ट्रांसपोर्ट से भी होता है। तो हर एक सेक्टर को अपने अपने जो ऐसे प्रदूषण के उत्पादन का जो काम करते हैं उनको कम करने के लिए अपने प्रयास करने चाहिए। उसके अंदर ईवी का यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अपना एक योगदान है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर सारे यानी देश में, शहरों में खास करके अगर उसका बदलाव होता है और सामान्य जो डीजल से, पेट्रोल से चलने वाले वाहन हैं, वो ईवी में अगर परिवर्तित होते हैं तो इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। सर, हर क्षेत्र में आ रहा है। हमने किसान की जब कृषि की बात कर रहे हैं, आपने भी ट्रैक्टर चला के देखा ईवी वाला, आने वाले समय में किस तरह की उम्मीद की जाए? सरकार और भी कुछ जो किसानों के लिए राहत देगी इसको लेकर? देखिए, मैंने बताया कि पहले भी हर स्टेट को अपनी अपनी पॉलिसीज बनानी होती हैं। जब मैं हरियाणा में मुख्यमंत्री था तो हमने ईवी पॉलिसीज अपनी बनाई थी। ईवी पॉलिसी के माध्यम से जितने तरह के व्हीकल्स हैं उनको पर्याप्त कंसेशन, सब्सिडीज दी थी। अभी भी सभी प्रदेश इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबसे अपील करूंगा कि ईवी को ज़्यादा प्रचलन करने के लिए जितनी पॉलिसीज अच्छी होंगी उतना ईवी बढ़ेगा और रिप्लेसमेंट होगा। हिंदुस्तान के शुमाली शहरों, खासतौर पर दिल्ली के साथ साथ अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के शहर लाहौर और मुल्तान में भी फ़िज़ाई आलूदगी अपनी बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान के शहर मुल्तान को फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया का सबसे बदतरीन शहर करार दिया गया है, जबकि लाहौर में भी कोहर और आलूदगी के बाद लोगों का सांस लेना दोभर हो गया है। इस दौरान लाहौर के चिड़ियाघर को भी आवाम के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान के कई शहरों में स्कूलों को तातीलात दे दी गई हैं। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि लाहौर का AQI अपनी संगीन सतह पर पहुंच गया है। लोगों का कहना है कि हुक्काम को इस सिलसिले में जामे इक़दाम करने होंगे। लाहौर ज़ू में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक इसको क्लोज़ कर दिया गया है, स्मॉग को मद्देनज़र रखते हुए और जो हमारी आवाम है उसकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए। इस हवाले से जो भी अब तक जो गवर्नमेंट के फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते तब तक लाहौर ज़ू को ओपन नहीं किया जाएगा। फ़िलहाल तो 17 तारीख तक के हवाले से कहा जा रहा है कि लाहौर ज़ू बंद रहेगा पब्लिक के लिए। तबलीग के लिए आया, फिर हम बोला कि इधर चिड़ियाघर को आएगा, फिर अभी चिड़ियाघर बंद है, उधर इतना दूर से आया है। जहाँ पे स्कूल में स्मोक नहीं क्रिएट होनी वो बंद कर दी है। जो फैक्ट्रियाँ, जो ये पट्टे ईंटों के लगे हुए हैं और जिन चीज़ों की वजह से ये स्मोक है ना, उनके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जा रहा। और जिन्होंने स्मोक नहीं क्रिएट करनी वो चीज़ें बंद कर दें। पार्क है, इसमें स्मोक क्या ये बनानी है, इसने स्मोक, पट्टे बंद करें, फैक्ट्रियाँ बंद करें,
जिनकी वजह से ये जो गाड़ियां इतने ज्यादा धुएं छोड़ रही हैं, इनको बंद करें। बॉलीवुड और हिंदी फिल्मों की मकबूलियत पूरी दुनिया में है और अब मुख्तलिफ मुल्कों के लोग हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तानी ज़बानों को सीखने की ख्वाहिशमंद हैं। ख़ास तौर पर हिंदी और उर्दू ज़बानों के हवाले से जापान और चीन जैसे मुल्कों में ज़बरदस्त तजस्सुस पाया जाता है और नई नस्ल के लोग इसे सीख भी रहे हैं। ये चीनी लड़की जू जिंगजंग, जो अब चीनी मीडिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, वो अच्छी हिंदी बोलती हैं और बॉलीवुड के गीत उन्हें बहुत पसंद है और वो ये गीत रवानी से गाती भी हैं। इन चीन ताल्लुक़ात को बेहतर बनाने के हवाले से वो पुरजोश हैं। उनका कहना है कि हिंदुस्तान और चीन का साथ मिलकर तरक्की की नई बुलंदियां तय करना आसान है। मेरा नाम मीरा, ये मेरा हिंदी नाम है और चीनी नाम चू जिंगजिंग। लेकिन आम ज्यादातर भारतीय लोग मेरा चीनी नाम याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए ज्यादातर मैं तो भारतीय दोस्तों को समझाते हैं कि मेरा हिंदी नाम मीरा है। क्या करती हैं आप, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो वास्तव में मैं चाइना के मीडिया में काम करती हूँ, चाइना मीडिया ग्रुप, और हमारे ग्रुप में कुल 80 अलग अलग भाषाओं से कार्यक्रम बनाते हैं। मैं तो हिंदी सेवा में काम करती हूँ, इसलिए मैं हिंदी में कार्यक्रम बनाती हूँ। आज हम लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में आए हैं, तो सबसे पहले थोड़ा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में बताइए, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताइए। हाँ, ठीक है। जो सभी विदेशी लोग जो चाइना में पहली बार चाइना में आए तो जरूर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी लंबी दीवार जाना चाहते हैं, और आज हमारे यहाँ मौजूद है। ये बीजिंग का एक हिस्सा है, क्योंकि ये लंबी दीवार न केवल बीजिंग में मिलते हैं, ये कुल मिलाकर लगभग 6000 से ज्यादा किलोमीटर दूर है। और बीजिंग में यहाँ इस जगह का नाम सिर्फ जुयोंग पास, ये लंबी दीवार का एक पास है सिर्फ। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ कितना लंबा है, लेकिन आज का मौसम इतना अच्छा नहीं है। अगर अच्छा मौसम में तो आप दूर दूर में साफ साफ से देख सकते हैं। एक बहुत शानदार जगह है, लेकिन बहुत थक लगते हैं शायद। और ऊपर में आप देख सकते हैं एक अलग अलग टावर है। ये तो प्राचीन समय में ये तो दुश्मन रोकने के लिए ये लंबी दीवार बनाई जाती है, और ये टावर पर एक होर है, तो आप हथियार इधर रख सकते हैं और ये दीवार ये दुश्मन के हथियार रोक कर सकते हैं और आप दुश्मन को मार कर सकते हैं। ये प्राचीन समय में ये फंक्शन है, लेकिन आज के मौसम में और आज ये सिर्फ एक पर्यटन साइट बन गया है। और इंडिया आप पहले कभी आई हैं? हाँ, मैं इससे पहले हर साल भारत जाती थी और मैं हिंदी सुधार करने के लिए 1 साल के लिए JNU में हिंदी सीखी थी। तो अभी लास्ट आप भारत कब गई थी? पिछले साल G20 से पहले। तो अब आप अगली कब प्लान कर रही हैं भारत आने का? प्लान तो है अगले साल जाऊंगी, क्योंकि अगले साल चीन और भारत के राजनीतिक संबंध की स्थापना की 75 वर्षगांठ है। इसलिए मेरी योजना है कि चीन और भारत के संस्कृति के बारे में कुछ कार्यक्रम बनाना की योजना है, लेकिन देखते हैं मैं वीजा मिलूंगी या नहीं। मैं तो हिंदी सीखने वाली चीनी लड़की हूँ और चाइना में बहुत ज्यादा मेरी जैसी स्टूडेंट है, वे भारतीय संस्कृति से प्यार करते हैं, भारतीय संस्कृति बहुत पसंद है। और भारत में भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट युवा लोग चीनी भाषा भी सीख रहे हैं, चाइनीज संस्कृति भी रुचि है। इसलिए मुझे आशा है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा हमारे जैसे लोग हम एक दूसरे से संबंध ये बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम तो पड़ोसी देश है और हम दोनों एशिया के सबसे महादेश है, और पूरी दुनिया में अगर हम हाथ मिलाकर एक साथ सहयोग कर सकते हैं और जरूर पूरी दुनिया के लिए हमारे योगदान दे सकते हैं। हालांकि हमारे दोनों देशों के बीच कुछ ऐतिहासिक समस्या है, लेकिन आम लोगों के बीच कोई समस्या नहीं है। जैसे आप भी चाइना आ गए हैं, आप देख सकते हैं सभी चीनी लोग आपसे भी फ्रेंडली है। इससे पहले मैं सोचती थी कि भारतीय लोग शायद चीनी लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कई बार भारत गई थी, सभी भारतीय लोग मेरे लिए भी बहुत अच्छा मदद की थी और मेरे लिए बहुत फ्रेंडली है। इसलिए मेरे ख्याल से मीडिया के बीच बहुत ज्यादा गलत फहमियां हैं। इसलिए मैं भी अपनी कोशिश से ज्यादा भारतीय लोगों को असली चीन के बारे में जानकारी बताती हूं, और मेरी कोशिश से ज्यादा मेरे पास चीनी लोगों को असली भारत के बारे में जानकारी बताती हूं। वर्ष 2019 से पहले बहुत ज्यादा भारतीय फिल्म चाइना में बहुत लोकप्रिय है, जैसे दंगल चाइना में बॉक्स ऑफिस भारत से भी ज्यादा है, और सीक्रेट सुपरस्टार और बैटमैन, बजरंगी भाईजान, बहुत ज्यादा भारतीय फिल्म चाइना में बहुत लोकप्रिय है। और ये
संगीत जैसे ये आंखें खुली, ये चाइना में बहुत पॉपुलर है, चाहे बूढ़े लोग हो या युवा लोग, सब लोग सुनते हैं और बहुत पसंद है। थोड़ा गायब के सुनाएंगे हमें? आंखें खुली, हाँ। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार हुंगा होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। और जैसे आमिर खान, शाहरुख खान बहुत चाइना में बहुत लोकप्रिय है, सब लोग जानते हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। महाराष्ट्र में 500 रुपये में सिलेंडर, खवातीन के लिए 3000 रुपये और ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी का वादा, MBA का इंतखाबी मंशूर जारी। शरद पवार ने महाराष्ट्र के अवाम के लिए क्या किया है, अमित शाह का सवाल। इंतखाबी मंशूर को करार दिया महज एक सुराब। बुलडोजर से डराकर आवाम को आवाज को दबाया नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी तनकीद। दिल्ली और हरियाणा में फिजाई आलूदगी एक संगीन मसला, बिजली की बसों, गाड़ियों और ट्रैक्टर्स के इस्तेमाल पर हुकूमत का जोर। कहा, अगर अब एहतियात नहीं बरती गई तो फिर नई नस्ल का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। कश्मीर के कशवाड़ में एक इनकाउंटर, फौज ने इलाके का मुहासरा कर लिया, 4 शिद्दत पसंदों की मौजूदगी का इंकशाफ। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।